नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आजकल ना एक बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। दुनिया में तरक्की के मतलब विकास के मॉडल कैसे बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक ज़माना था जब लगता था कि पश्चिम मतलब अमेरिका, यूरोप वही सही रास्ता जानते हैं। हाँ, जैसे वही सब कुछ तय करेंगे। पर अब हवा का रुख कुछ पूरब की तरफ मुड़ता दिख रहा है ना? और सबकी नजरें चीन पर हैं। क्या कोई नया मॉडल आ रहा है? बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है, काफी गहरा है। हाँ। तो इसी बदलते हुए माहौल को समझने के लिए आज हम संजय बारू के इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर बात करेंगे। अच्छा। लेख का नाम है द असेंडेंस ऑफ द चाइना मॉडल। ये 24 सितंबर 2025 का लेख है और ये कई जरूरी सवाल खड़े करता है। हाँ, तो आज हमारी बातचीत का फोकस यही रहेगा। ये जो चीन मॉडल की बात होती है, इसका असर क्यों बढ़ रहा है और वो जो पुराना पश्चिमी मॉडल था मतलब उदार लोकतंत्र और खुले अर्थव्यवस्था वाला, उसकी पकड़ ढीली क्यों पड़ रही है। सही। कोशिश करेंगे कि इसे आसान आम बोलचाल की हिंदी में समझें। हाँ, यही कोशिश रहेगी। हमारा मकसद है इस बड़े बदलाव को समझना, ये हो क्यों रहा है और दुनिया भर में विकास, आजादी, सरकार का रोल, इन सब विचारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। लेख क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं करीब 3 दशक पहले, जब सोवियत संघ टूटा, कोल्ड वॉर खत्म हुआ। हाँ, 90s के दशक की शुरुआत। तब एक विचारक थे फ्रांसिस फुकुयामा। उनका एक आइडिया बहुत चला, इतिहास का अंत। बहुत मशहूर हुआ था वो। हाँ, मतलब कि पश्चिमी लिबरल डेमोक्रेसी जीत गई, यही सबसे अच्छा सिस्टम है। कानून का राज हो, चुनाव हो, बोलने की आजादी हो, बस मंजिल आ गई। और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं थी, इसके साथ एक आर्थिक सोच भी जुड़ी हुई थी, जिसे बाद में जॉन विलियमसन ने वॉशिंगटन सहमति या वॉशिंगटन कंसेंसस का नाम दिया। अच्छा, ये वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था? कुछ नीतियाँ थी? हाँ, ये कुछ खास आर्थिक नीतियों का एक पैकेज था, यूं समझ लीजिए। इसमें जोर था कि सरकारें अपना खर्च काबू में रखें, फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है। सरकारी कंपनियां बेच दें, मतलब प्राइवेटाइजेशन, व्यापार के लिए दरवाजे खोल दें, ट्रेड लिबरलाइजेशन, और बाजारों को ज्यादा से ज्यादा खुला छोड़ दें, डीरेगुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार बस देखे, कुछ करे नहीं, अर्थव्यवस्था अपने आप चले। हाँ, मोटे तौर पर यही सोच थी। और वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं ना जी, वो अक्सर कर्ज देने के लिए विकासशील देशों से कहती थी कि भाई आप ये नीतियां अपनाओ। अच्छा, शर्त होती थी ये। हाँ, एक तरह से इसे माना गया कि जो स्टेट वाली अर्थव्यवस्थाएं थी, कम्युनिस्ट या तानाशाही वाली, उन पर मुक्त बाजार की जीत हो गई है। लगा कि बस विकास का यही एक पक्का रास्ता है। लेकिन फिर धीरे धीरे इस मॉडल पर सवाल उठने लगे, चमक थोड़ी फीकी पड़ी। हाँ बिल्कुल। और एक बड़ा झटका लगा 2008-9 में, वो जो अमेरिका और यूरोप में वित्तीय संकट आया था। हाँ, ट्रांस अटलांटिक वित्तीय संकट, अक्सर लोग उसे वैश्विक कह देते हैं, पर जड़ें तो वहीं थी। उस संकट ने तो जैसे पूरी व्यवस्था की नींव हिला दी। बिल्कुल सही कहा। वो सिर्फ कुछ बैंकों का डूबना नहीं था, उसने उस पूरी सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस कहते थे। अचानक लगा कि भाई बाजार हमेशा सही नहीं होते, उनको खुला छोड़ना खतरनाक भी हो सकता है। तो क्या इसी संकट के बाद पश्चिम में भी सोच बदली, कुछ बदलाव आए? हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। उस संकट के बाद हमने देखा कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ने लगा। मतलब अपने उद्योगों को बचाना, बाहर के माल पे रोक। हाँ बिल्कुल, टैक्स लगाना, रुकावटें खड़ी करना। सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया, स्टेट इंटरवेंशन। अच्छा। आर्थिक राष्ट्रवाद यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बातें होने लगी, और ग्लोबलाइजेशन जो दुनिया का जुड़ाव था, उस पर भी सवाल उठने लगे कि भाई इतना ज्यादा जुड़ना भी ठीक है क्या। और फिर कोरोना महामारी आ गई। हाँ। उसने तो शायद इस सोच को और पक्का कर दिया होगा। सप्लाई चेन टूट गई, देश बंद हो गए। निश्चित रूप से महामारी ने एकदम साफ दिखा दिया कि देश जरूरी चीजों के लिए कैसे दूसरों पर निर्भर हैं, और मुश्किल वक्त में सरकार को ही आगे आना पड़ता है। तो इन सब चीजों ने मिलकर उस पश्चिमी मॉडल पर गहरे सवाल खड़े कर दिए, और ऐसी माहौल में विकास के एक दूसरे रास्ते के तौर पर चीन मॉडल पर ध्यान जाने लगा। यहाँ एक बात दिलचस्प है, लेख में शायद ये इशारा है कि पश्चिम का ये जो सरकारी दखल बढ़ा, ये सिर्फ अपने संकट की वजह से नहीं था, चीन का भी इसमें रोल था। हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। एडवर्ड लुटवाक और रॉबर्ट ब्लैकवेल जैसे कुछ पश्चिमी रणनीतिकारों ने तो खुलकर कहा कि अमेरिका को चीन की आर्थिक बढ़त रोकनी चाहिए। अच्छा। हाँ, इसके लिए आर्थिक कूटनीति मतलब इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। लुटवाक ने तो इसे चीन का भू आर्थिक घिराव तक कहा। बाप रे, घिराव? हाँ, मतलब जियो इकोनॉमिक कंटेनमेंट।
उनका मानना था कि चीन की आर्थिक ताकत से उसकी राजनीतिक और सैनिक ताकत बढ़ रही है और उसे रोकना जरूरी है। और इसी सोच का असर फिर हमें अमेरिकी नीतियों में भी दिखा, खासकर ट्रम्प के टाइम पे। बिल्कुल। ट्रम्प के कार्यकाल में 2017-21 अमेरिका ने काफी आक्रामक नीतियां अपनाई। एक तरफ अपने निर्यात बढ़ाने की कोशिश, खासकर हाईटेक सामान, और दूसरी तरफ पूरी कोशिश कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो चीन के हाथ न लगे। ये एक तरह से चीन के उभार को सीधी चुनौती थी और ये चीजें बाइडेन प्रशासन में भी किसी न किसी रूप में जारी रहीं। लेकिन यहाँ मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि चीन का ये उभार सिर्फ कोई डर नहीं था, वो तो जमीनी हकीकत बन चुका था। सही कहा। 2009 में चीन ने जापान को पीछे छोड़ा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हाँ, और कुछ ही साल बाद वो अमेरिका को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बन गया, मतलब एक असली ट्रेडिंग सुपर पावर। बिल्कुल। चीन की ये तरक्की बहुत तेज थी, अभूतपूर्व, और इसी तरक्की ने दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में, ये सवाल खड़ा किया कि क्या चीन का रास्ता पश्चिम से बेहतर है? मतलब क्या विकास के लिए लोकतंत्र और आजादी उतनी जरूरी है जितना पश्चिम कहता आया है? हाँ, यही सवाल। लेकिन लेख में ये भी लिखा है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर का मिलकर काम करना, ये कोई सिर्फ चीन की बात नहीं है, भारत में भी होता है, अमेरिका में भी हुआ है। हाँ, लेख इस बात पर जोर देता है। वो याद दिलाता है कि अमेरिका में भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मतलब सेना, सरकार और हथियार बनाने वाली कंपनियां मिलकर काम करती हैं और इससे तकनीक का विकास हुआ है। अच्छा। या फिर वो स्पुतनिक वाला किस्सा, 1957 में जब सोवियत संघ ने पहला सैटेलाइट छोड़ा, अमेरिका चौंक गया। हाँ। तब अमेरिकी सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भारी पैसा लगाया, नासा जैसी संस्थाएं बनी और अमेरिका रेस में आगे निकल गया। भारत में भी हेल जैसे उदाहरण हैं जहां सरकार ने जरूरी उद्योग खड़े किए हैं। तो फिर चीन मॉडल में ऐसा क्या खास है जो उसे अलग बनाता है और जिसका असर बढ़ रहा है? देखिए, लेख के मुताबिक चीन मॉडल का जो मूल तत्व है वो है विकास को, खासकर आर्थिक विकास को, हर चीज से ऊपर रखना, प्राथमिकता देना। हर चीज से ऊपर? हाँ, और इस लक्ष्य को पाने के लिए अगर नागरिकों की कुछ आजादी, कुछ फ्रीडम्स पर रोक लगानी पड़े तो उसे ठीक माना जाता है। ये उस पश्चिमी सोच से अलग है जहां व्यक्तिगत आजादी और मानवाधिकारों को विकास के लिए जरूरी माना जाता रहा है। तो क्या लेख ये कह रहा है कि अब दुनिया में ये सोच बढ़ रही है कि विकास के लिए थोड़ी तानाशाही या कम आजादी चल सकती है? लेख का इशारा कुछ इसी तरफ है। वो तर्क देता है कि राज्य पूंजीवाद यानी स्टेट कैपिटलिज्म ये क्या है? यूं समझ लीजिए, ऐसी आर्थिक व्यवस्था जहां सरकार बाजार में एक बड़ी खिलाड़ी होती है, बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करती है, निवेश किधर होगा ये तय करती है। अच्छा, मतलब सरकार का बहुत कंट्रोल। हाँ, तो लेख कहता है कि स्टेट कैपिटलिज्म को अब मार्केट कैपिटलिज्म, जहां बाजार ज्यादा आजाद होता है, उससे ज्यादा असरदार माना जाने लगा है। और इसके उदाहरण सिर्फ चीन में नहीं है। कहां और? लेख अमेरिका के अपने अनुभव का जिक्र करता है, जैसे नासा वाला उदाहरण। जापान का विकास मॉडल भी दिखाता है कि सरकार का एक्टिव रोल कितना जरूरी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारें अब अर्थव्यवस्था में ज्यादा दखल दे रही हैं और इसे अब उतना बुरा नहीं माना जा रहा। हाँ, लेख के हिसाब से ये ग्लोबल ट्रेंड है। दुनिया भर में सरकारों का रोल बढ़ रहा है, चाहे वो बैंकों को रेगुलेट करना हो, बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण रखना हो, व्यापार के नियम बनाना हो। अच्छा। रिसर्च और डेवलपमेंट में सीधे पैसा लगाना हो, यहाँ तक कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में भी सरकारें आगे आ रही हैं। हर जगह? हाँ, नतीजा ये है कि हर जगह राज्य पूंजीवाद के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। चीन का मॉडल है, जापान का अलग है, मध्य यूरोप के देशों का विसेग्राड मॉडल है, लेकिन सब में कॉमन क्या है? सरकार का रोल सेंट्रल होता जा रहा है। लेकिन चीन मॉडल की आलोचना तो हमेशा से मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आजादी को लेकर होती रही है। क्या लेख इस बारे में कुछ कहता है? नहीं, लेख इस आलोचना का जिक्र जरूर करता है, लेकिन फिर वो एक काफी विवादास्पद और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाता है। क्या सवाल? वो पूछता है कि क्या आज भारत और अमेरिका जैसे जो स्थापित लोकतंत्र हैं, क्या वो भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक विकास या सामाजिक स्थिरता के नाम पर नागरिकों की आजादी में कटौती नहीं कर रहे? ये तो बड़ी बात है। लेख इशारा करता है बढ़ती हुई निगरानी, सर्वेलेंस की तरफ, कीप एन आई ऑन द सिटीजन, सरकार का कुछ खास नेशनल चैंपियन कंपनियों का पक्ष लेने की तरफ, और विरोध की आवाजों को दबाने की जो प्रवृत्ति दिखती है उसकी तरफ। ये तो काफी गंभीर सवाल है। तो क्या लेख ये कह रहा है
कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का जो फर्क है वो कम हो रहा है, कम से कम कंट्रोल के मामले में? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जो लेख उठाता है। लेख का तर्क कुछ ऐसा है कि शायद अब सिर्फ लोकतांत्रिक मॉडल बनाम तानाशाही मॉडल की बहस पुरानी पड़ गई। अच्छा। वो कहता है कि जब विकास ही मुख्य लक्ष्य बन जाता है और सरकार ही उसे हासिल करने वाली मुख्य एजेंसी बन जाती है, तो फिर शासन का तरीका, चाहे वो कहने को लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी, शायद उतना मायने नहीं रखता। यानी नतीजों पर ज्यादा जोर। हाँ, लेख के अनुसार अथॉरिटेरियनिज्म यानी सत्तावाद अब दुनिया भर में विकास की कहानी का एक स्वीकृत हिस्सा बनता जा रहा है। ये शायद उस पश्चिमी मॉडल के अंत का संकेत है जिसकी बात फुकुयामा ने तो कभी नहीं सोची थी। यहाँ पर ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ संजय बारू के लेख में दिए गए विश्लेषण और तर्कों को सामने रख रहे हैं। हमारा मकसद इन पर कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें समझना है जैसा स्रोत में लिखा गया है। बिल्कुल, ये तटस्थता जरूरी है, खासकर जब लेख इतने संवेदनशील मुद्दे उठा रहा हो। लेख यहाँ तक तर्क देता है, और ये काफी चौंकाने वाला विचार है, क्या कि शायद एक पूरी तरह से स्वतंत्र समाज, जहाँ सरकार का कंट्रोल कम हो और व्यक्तिगत आजादी बहुत ज्यादा हो, वो शायद तेज रफ्तार से राष्ट्रीय विकास करने में कम सक्षम हो सकता है। ये तो पश्चिम की सोच के बिल्कुल उलट है। हाँ, बिल्कुल उलट। तो कुल मिलाकर ये पूरा बदलाव हमें कहाँ ले जा रहा है? हमने शुरू किया था इतिहास के अंत और वॉशिंगटन सहमति से, जहाँ पश्चिमी मॉडल ही सब कुछ था। हाँ। और अब हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहाँ राज्य पूंजीवाद, चाहे वो चीन जैसा हो या उसके अलग अलग रूप, ज्यादा स्वीकार्य हो रहा है, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी। तो इसका मतलब क्या समझें? देखिए, अगर हम सारे बिंदुओं को जोड़ें तो लेख का मुख्य इशारा यही है कि दुनिया भर में राज्य यानी सरकार का रोल बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में, तकनीक में, सुरक्षा में, यहाँ तक कि सूचना और मीडिया पर भी। और ये ट्रेंड किसी एक राजनीतिक सिस्टम तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक देश भी ऐसा कर रहे हैं, सत्तावादी देश भी। ऐसा लगता है कि विकास और नियंत्रण के मामले में अलग अलग मॉडलों के बीच की जो लाइनें थी वो धुंधली पड़ रही हैं। तो क्या स्टेट कैपिटलिज्म ही भविष्य है? शायद। लेख का इशारा यही है कि राज्य पूंजीवादी आने वाले समय का नया ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाए, भले ही उसके रूप अलग अलग हों। तो संक्षिप्त में कहें तो संजय बारू का विश्लेषण हमें दिखा रहा है कि दुनिया भर में विकास के लिए राज्य केंद्रित मॉडलों की तरफ एक झुकाव है। ये न सिर्फ आर्थिक नीतियां बदल रहा है, बल्कि विकास, स्वतंत्रता और सरकार की भूमिका के बारे में हमारी सोच पर भी गहरे सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए स्रोत पर आधारित एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इसका जवाब शायद लेख में भी सीधे तौर पर नहीं है। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि राज्य पूंजीवाद दुनिया भर में आम हो रहा है, जहां सरकारें विकास को चलाने और कंट्रोल करने में सेंट्रल रोल निभा रही हैं, तो फिर अलग अलग राजनीतिक सिस्टम, चाहे वो कहने को लोकतांत्रिक हों या सत्तावादी, उनके बीच अपने नागरिकों तक विकास का फायदा पहुंचाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के मामले में व्यवहार में जमीन पर असल फर्क क्या रह जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचेगा।